हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवीएम क्रैश कोर्स। पिछले वीडियो में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटेल में समझा था और आज हम उसका रियल प्रैक्टिकल यूज देखने वाले हैं, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन डीबीएमएस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम, वाइवा, इंटरव्यू, रियल डेटाबेस हर जगह यूज होता है और पूछा जाता है। तो चलो समझते हैं रियल टेबल से स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। किसकी? नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटाबेस टेबल को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जिससे डेटाबेस में जो डेटा होता है वो रिपीट ना हो, यानी रिडंडेंसी ना हो, उसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट प्रॉब्लम ना आए, यानी नो एनॉमलीज हो, और डेटाबेस जो हमारा वो क्लीन हो, लॉजिकल हो और इफिशियंट हो। तो क्या है, अरेंज करते हैं डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर में, रिमूव करते हैं रिपीटेड डेटा, अवॉइड करते हैं डेटा एरर्स को। सिंपल वर्ड में समझो तो डेटा को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना ही नॉर्मलाइजेशन है। ठीक, तो अब बात करते हैं वाई वी यूज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हम यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए रिडंडेंसी को, रिमूव करने के लिए एनॉमलीज को, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट प्रॉब्लम को, और डेटाबेस को क्लीन और इफिशियंट बनाते हैं। इसलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है बिना नॉर्मलाइजेशन के? अगर डेटा हमारे पास ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक, तो सेम डेटा जो होगा वो बहुत बार स्टोर हो जाएगा। ठीक है, डेटा अपडेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डेटा डिलीट करना प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हो सकता है उसके साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, और डेटाबेस जो होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। ऐसे समझो, सोचो कि एक मेसी नोटबुक है जिसमें हम सेम इन्फॉर्मेशन बार बार लिख रहे हैं, ठीक, जिसमें सेम इन्फॉर्मेशन बार बार लिखी हो, एक जगह चेंज कर रहा, बाकी जगह अपडेट नहीं करेगा, भूल जाता है। और कुछ, या फिर भूल जाओ, एक जगह अपडेट करो बाकी जगह ना चेंज करो, कुछ डिलीट करो तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी डिलीट हो जाए। तो डेटाबेस में यही प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं इंसर्शन एनॉमली, अपडेट एनॉमली, डिलीट एनॉमली। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है यही सब प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप रिमूव करता है। तो चलो हम लोग एक बैडली डिजाइन टेबल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, ओरिजिनल टेबल है, अननॉर्मलाइज है, ठीक, जिसमें स्टूडेंट आईडी है 101, 102, नेम है राहुल, नेहा, कोर्सेज में एक ही जगह पे दो कोर्सेज असाइन है, जावा एसक्यूएल, एक जगह पाइथन, इंस्ट्रक्टर कौन है, शर्मा है, गुप्ता है, और फोन नंबर भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है, एक जगह दो स्टोर है ये। तो चलो समझते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, ये हमारे पास एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो प्रॉब्लम क्या है इस टेबल में? तो प्रॉब्लम देखते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक, जैसे कोर्स में जावा एसक्यूएल दोनों एक जगह स्टोर है, फोन नंबर में भी दो नंबर एक साथ स्टोर है, रिपीटिंग डेटा। राहुल नेम जो है वो बार बार रिपीट होगा, क्यों? क्योंकि उसके पास दो कोर्स है और ये है मिक्स डिपेंडेंसी है। मतलब जैसे स्टूडेंट आईडी जो है वो नेम पे डिपेंड है, और कोर्स जो है वो इंस्ट्रक्टर, यानी स्टूडेंट आईडी से हम लोग नेम फाइंड कर सकते हैं और कोर्स से इंस्ट्रक्टर। तो चलो हम लोग फिक्स करते हैं अनस्ट्रक्चर टेबल को स्टेप बाय स्टेप यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक, क्या देखते हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। रूल क्या है हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की? कोई भी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब उसका हर सेल जो है सिंगल वैल्यू कंटेन करे, सिर्फ एक वैल्यू, और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए उसमें, रिपीटिंग ग्रुप भी नहीं होनी चाहिए, यानी वन सेल वन वैल्यू। कैसे? देखो हमारे पास ये जो टेबल था इसमें यहाँ पे दो वैल्यू है, यहाँ पे दो वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करते हैं इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में? देखो फर्स्ट नॉर्मल क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करते हैं क्या, मल्टी वैल्यू कॉलम को, किसमें? सेपरेट रो में। जैसे हमारे पास यही था तो हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, ऐसे जावा को अलग कर दिया, एसक्यूएल अलग कर दिया, दोनों नंबर को अलग अलग कर दिया। ठीक, एक रो में, ठीक है, एक कॉलम में सिर्फ एक वैल्यू होगी, मल्टी वैल्यू को हम लोग नहीं रखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि हर कॉलम के पास एक वैल्यू होगा तो डेटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होगा, जिससे क्यूरी लिखना ईजी हो जाएगा और सर्चिंग और फिल्टरिंग करना भी सिंपल हो जाएगा। बट अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, क्या? डेटा रिपीटेशन का। ठीक है, डेटा जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, तो हम कहाँ चलते हैं फिर? अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म के पास चलते हैं। तो इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या आता है हमारे पास? सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है? हमारा कोई भी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? जब वो पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, उसके बाद उसके पास कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? जब कोई भी नॉन की कॉलम होता है वो डिपेंड होता है किसी पार्ट पे, पार्ट ऑफ प्राइमरी की के, ठीक है, ना कि पूरे की पे। तो वो क्या कराता है? पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे टेबल में क्या है? ठीक है, देखते हैं हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की कौन कौन से? स्टूडेंट आईडी है, कोर्स है,
डिपेंडेंसी देखते हैं, स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा जिससे हम लोग नेम और फोन नंबर फाइंड कर सकते हैं। कोर्स भी यूनिकली आइडेंटिफाई होगा जिससे हम लोग इंस्ट्रक्टर फाइंड करते हैं। ये जो कॉलम्स है वो डिपेंड कर रहे हैं किसी एक पार्ट पे, ठीक है, तो पूरे की पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, किसी एक पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो अब टेबल को ऐसे तो हम रख नहीं सकते जब हमारे पास ऐसे है, तो हमारे पास इसमें कोर्स की भी इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट की भी इन्फॉर्मेशन है, दोनों कंबाइन है। तो इसको क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी हम लोग क्या करते हैं, टेबल को स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं, हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाया जिसमें हमने स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखा, क्या, स्टूडेंट आईडी, नेम, फोन नंबर, ये आ गया हमारा स्टूडेंट का डेटा। उसके बाद दूसरा कॉलम बनाया किसका, कोर्स टेबल का, जिसमें क्या आएगा, हमारे पास कोर्स का डेटा आएगा, कौन सा कोर्स है, कौन सा इंस्ट्रक्टर है, ठीक। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरा एक कॉलम और बनेगा, सॉरी यहाँ पे कोर्स नहीं रहेगा, एनरोलमेंट रहेगा, ठीक, एनरोलमेंट। तो अब हमारे पास तीसरा आ गया, इसका मतलब क्या होगा, कौन सा स्टूडेंट है, कौन से कोर्स लिया हुआ है, ये पता करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी आ जाएगा, कोर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट आईडी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कोर्स है। तो हमारा ये जो टेबल था इसको हमने स्प्लिट कर दिया किसमें, 3 टेबल में। कौन कौन से, स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल और एनरोलमेंट टेबल। सेकंड नॉर्मल फॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती, हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। इसमें क्या होता है, हर नॉन की कॉलम जो होता है वो डिपेंड करता है फुल्ली ऑन प्राइमरी की, ठीक है, जिससे डेटा रिपीटेशन कम हो जाता है, ठीक। और फिर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेप पे, जिसको हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, रूल देखते हैं। थर्ड नॉर्मल, एक टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, सबसे पहले उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना ही है, और उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब कि ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ए सी को डिटरमाइन कर रहा है, ये अलाउ नहीं होता है किसमें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो एग्जाम्पल देखो, तो जैसे मान लो कि हमने, हमारे पास जो कोर्स टेबल था उसमें हम लोग इंस्ट्रक्टर फोन नंबर ऐड कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई। जैसे कोर्स टेबल में हमने एक नया कॉलम ऐड किया, किसका, इंस्ट्रक्टर फोन का, ठीक, फोन नंबर का। तो अब क्या करेगा कि हमारा जो कोर्स है वो इंस्ट्रक्टर आइडेंटिफाई कर रहा है, इंस्ट्रक्टर से हमारा क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्टर फोन नंबर आइडेंटिफाई हो रहा है। तो हमारा कोर्स जो कोर्स है वो इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्टर फोन को डिटरमाइन कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, फिर से स्प्लिट करते हैं टेबल्स को, मतलब इस टेबल को हम लोग फिर स्प्लिट करेंगे। कैसे, एक नया टेबल बनाएंगे इंस्ट्रक्टर नाम से, ठीक, इंस्ट्रक्टर नाम से नया टेबल बनाया, जिसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्टर की इन्फॉर्मेशन होगी, उसका फोन नंबर होगा। उसके बाद फिर कोर्स टेबल को हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेटेड कोर्स टेबल हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ कोर्स रहेगा और इंस्ट्रक्टर रहेगा। फिर पुराने फॉर्म में ये आ गया, जो नया कॉलम ऐड किया था उसके लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई थी नए कॉलम ऐड करने पे। तो हमने क्या किया कि फिर से टेबल स्प्लिट कर दिया। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, रिपीटेड इंस्ट्रक्टर फोन नंबर नहीं आएंगे, बार बार इंस्ट्रक्टर के फोन नंबर नहीं आएंगे, रिपीट नहीं होगी डेटा, ठीक। अपडेट करना ईजी हो जाता है और डेटाबेस जो होता है वो ज़्यादा इफिशियंट हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं BCNF पे, ठीक। BCNF क्या, हमारा बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, ठीक, बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म। रूल क्या होता है इसका कि टेबल जो होता है ये एडवांस होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर होता है, या एडवांस बोल लो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, एडवांसमेंट ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, हर जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होगा, कैंडिडेट की होगा, हर डिटर्मिनेंट जो होगा वो कैंडिडेट की होगा। कैसे कैसे देखो, जैसे BCNF वायलेशन एग्जांपल लिखते हैं, हमारे पास ये रहा, ठीक, जो हमने हमारा कोर्स टेबल वही BCNF को वायलेट कर रहा है, ठीक। कैसे, हमारे पास वन इंस्ट्रक्टर क्या होगा, रूल के हिसाब से हमारा जो एक इंस्ट्रक्टर है वो टीच करेगा सिर्फ एक सब्जेक्ट को, ठीक है। जो हमारा इंस्ट्रक्टर है एक सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ा सकता है, एक सब्जेक्ट एक बार में ही पढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी डिपेंडेंसी क्या है, हमारी इंस्ट्रक्टर जो है वो कोर्स को कर रहा है, कोर्स जो है वो इंस्ट्रक्टर को कर रहा है। इंस्ट्रक्टर तो हमारा डिटर्मिनेंट हो गया बट कैंडिडेट की नहीं है, राइट। इंस्ट्रक्टर हमारा डिटर्मिनेंट है लेकिन कैंडिडेट की नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, BCNF का वायलेशन हुआ, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, BCNF को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। कैसे, हम लोग इंस्ट्रक्टर को कैंडिडेट की बना देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे टेबल को, ठीक है। जैसे इंस्ट्रक्टर असेसमेंट करके एक टेबल बनाएंगे, इंस्ट्रक्टर असेसमेंट करके एक टेबल बनाएंगे जिसमें ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो भी डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, कैंडिडेट की हो जाएगा, ठीक है। जितने भी डिटर्मिनेंट होंगे वो हमारे कैंडिडेट की हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा टेबल जो होगा BCNF में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है BCNF, इसलिए है क्योंकि रिमूव करता है कॉम्प्लेक्स एनॉमलीज को, प्रोवाइड करता है हाई डेटा इंटीग्रिटी, यूज करते हैं बैंकिंग, हॉस्पिटल, ERP सिस्टम हर जगह पे, और बेस्ड होता है किसके लिए, क्रिटिकल डेटाबेस के लिए,
ठीक है, मतलब लार्ज डेटाबेस के लिए। और क्या करता है BCNF, ठीक है, BCNF और क्या करता है, हाई लेवल एनॉमलीज को भी रिमूव करता है। तो आगे चलते हैं, समरी देखते हैं हमारा क्या है, एक बार में अगर समझना हो तो। हमारा जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है वो क्या करता है, रिमूव करता है किसको, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को, यानी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है उसमें कि हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और BCNF में क्या होता है कि जितने भी डिटर्मिनेंट है वो हमारे कैंडिडेट की होने चाहिए। तो हायर नॉर्मल फॉर्म, जितना ज्यादा नॉर्मल फॉर्म रहेगा उतना बेटर डेटाबेस बनेगा हमारा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको अभी नहीं समझ में आया फंक्शनल डिपेंडेंसी और ये सारी चीज़ें, तो आप हमारे पिछला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में बता दी थी हम बस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी और बेसिक आइडिया दे दिया था, इस वीडियो में सिर्फ हम नॉर्मलाइजेशन पे बात कर रहे हैं, उसके एडवांस वर्जन पे, ठीक है, डिटेल में नॉर्मलाइजेशन को एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।